देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी कांड में जी न्यूज इसमें शामिल पूरे सिंडिकेट को एक्सपोज करने जा रहा है। इस मामले को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। राम भक्तों की आस्था पर डकैती डालने वाले किस हद तक गिर चुके हैं, इस पर अपनी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उसके पहले 5 पॉइंट के जरिए राम मंदिर में चल रही गोल्डन लूट को जरा समझिए। सूत्र बता रहे हैं कि मंदिर से चुराए गए गहनों को गला करके सोने के बिस्किट बनवाए गए। हर रोज चढ़ावे से लगभग 8 लाख रुपए तक की चोरी हो रही। मंदिर से जुड़े हर काम को लेकर 40% कमीशन वसूला गया। चढ़ावा चोरी में गणना कर्मी ही नहीं बल्कि सेवादार भी शामिल थे। चोरी की गई रकम सभी आरोपियों में बराबर बांटी जाती थी। जो श्रीराम का धन था, जिस पर श्रीराम का अधिकार था, उसे रामद्रोहियों ने कैसे लूटा, हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। देखो मंदिर का कितना सुंदर खजाना है। तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। चढ़ावा ही नहीं, श्री राम के गहनों की भी चोरी। गहने पिघलाकर बनवाई गई सोने की ईंटें। अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचे राम भक्तों ने दिल खोलकर दान किया, नगदी दी, सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए, ये सोचकर कि सब कुछ श्री राम का ही तो दिया है। लेकिन चढ़ावा चोरों ने उन गहनों को भी नहीं छोड़ा। श्री राम मंदिर में राम धन की गोल्डन लूट। चोरी के खुलासे के बाद से ही आरोप लग रहे थे कि सोने चांदी के कई गहने गायब हैं, लेकिन अब तक उन गहनों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में SIT अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं चोरी हुए गहनों को पिघलाकर उन्हें सोने की ईंट में तो नहीं बदल दिया गया, ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। माना जा रहा है कि जैसे राम मंदिर में चढ़ने वाला आभूषण गला दिया जाता है और उस गलाने के बाद उसके ईंटें बनवाए जाते हैं, वैसे ही आरोपियों ने उसी पैटर्न पर तमाम आभूषण चोरी करके उनको किसी एक जगह पर गलाया और उसके सोने के ईंट बनाए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब SIT उन आभूषणों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। चोरी से जुड़े गायब गहनों को बरामद करने के लिए कई बार तलाशी अभियान चलाए गए, लेकिन गहने नहीं मिले, जिसके बाद ये शक और गहरा गया है कि चोरी के गहनों को गलाकर सोने चांदी की ईंटों में बदल दिया गया। मंदिर में हर दिन 6 से 8 लाख की चोरी। जी हाँ, चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी SIT ने यह भी आशंका जताई है कि मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की रकम में से हर दिन 6 से 8 लाख रुपयों की चोरी हो रही थी। ये इसलिए क्योंकि चोरी के खुलासे से पहले और खुलासे के बाद बैंक में जमा होने वाली चढ़ावे की रकम में बड़ा अंतर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चोरी का मामला खुलने से पहले ट्रस्ट के SBI और PNB बैंक खातों में हर दिन करीब 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही चोरी की बात सामने आई तो यही रकम बढ़कर अब 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी को देखकर जांच में जुटी SIT हैरान है और उसे शक है कि पहले हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी की जा रही थी। अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उधर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस रिमांड के दौरान अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक 45 दिनों की CCTV फुटेज दिखाए जाने के बाद अविनाश ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। पूछताछ में उसने बताया है कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बांटी जाती थी। चोरी के इस पूरे खेल में टिन्नू यादव का दबदबा था। निगरानी व्यवस्था में टिन्नू के होने से उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा, CCTV फुटेज डिलीट कर देंगे। टिन्नू के चलते किसी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी ने कभी उन्हें रोका नहीं। इसी भरोसे के चलते आरोपी लंबे वक्त तक बेखौफ होकर मंदिर के चढ़ावे की रकम पार करते रहे। अविनाश ने यह भी बताया कि चढ़ावा चोरी की रकम पहले टिन्नू यादव के अयोध्या में बनाए हुए हॉस्टल में ही छिपाई जाती थी। और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि टिन्नू यादव का ये
हॉस्टल है और नीचे की तरफ 9 कमरे हैं। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ऊपर भी कई कमरे जो हैं बनाए गए हैं और ऊपर ही लॉकर है। ऐसे में यहाँ पर तमाम छात्र रहते हैं और किसी भी तरह से किसी को शक नहीं होगा। इसी बात को लेकर फिलहाल यहाँ पर ये पैसा जो है वो छुपाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने यह भी बताया है कि सभी आरोपी एक दूसरे की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि कौन किस तरह से चढ़ावे से पैसे निकाल रहा है। चोरी की घटनाओं के बाद सभी आरोपी आपस में बैठक भी करते थे। पुलिस अब इन बैठकों का मकसद चोरी की रकम के बंटवारे, संभावित दूसरे लोगों और पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। हाल ही में हुए खुलासे बता रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे को चोरी बेहद शातिर तरीके से किया जा रही थी, लेकिन खुलासों के बीच उंगलियां उठने लगी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर। सवाल उठ रहे हैं कि जब रोजाना लाखों रुपए के चढ़ावे की चोरी की जा रही थी तब गोविंद गिरी किस भूमिका में थे। इस बीच योगी प्रशासन ने रामपुरियों पर बुलडोजर एक्शन की डेट कंफर्म कर दी। कब होने वाली है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पहली बुलडोजर कार्रवाई, ये रिपोर्ट देखिए। कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द एक और इस्तीफा। चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट के एक और बड़े अधिकारी का नाम जुड़ने वाला है। जिस राम मंदिर को आज के स्वरूप में देखने के लिए सनातनियों ने 500 सालों का इंतजार किया, उस मंदिर पर आज जब सनातनी पताका लहराने लगी तो चढ़ावा चोरों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को छलनी कर दिया। हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे करोड़ों राम भक्तों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में कौंध रहा है वो ये कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी आखिर कहाँ हैं और चुप क्यों हैं? कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। हाँ, 120 बी के मुल्जिम हैं। इनके रहते हुए राम जी का खजाना लूट गया, ये कैसे बच सकते हैं भाई? चढ़ावा चोरी के बाद से ही गोविंद देव गिरी मीडिया से कन्नी काट रहे हैं। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था का। पिछले दिनों गोविंद देव गिरी सामने भी आए थे मीडिया के सवालों से, लेकिन वो भागते नजर आए थे। होंठ पर उंगली रखकर निकल लिए थे। महाराज जी, राम मंदिर को लेकर गोविंद देव गिरी कटघरे में इसलिए हैं क्योंकि वो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। इन पर ही मंदिर के दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है। वित्तीय निगरानी का जिम्मा भी इन्हीं का है। फिर भी चंदा चोरी की जवाबदेही पर गोविंद देव गिरी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? यही बात साधु संतों से लेकर एक एक सनातनी को चुभ रही है। जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए गोविंद देव गिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो चुका है। अब सवाल उठने लगे हैं कि गोविंद देव गिरी आखिर इस्तीफा कब देंगे। अयोध्या के संतों से लेकर अविमुक्तेश्वरानंद भी कोषाध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है, तो गोविंद देव गिरी वो कोषाध्यक्ष हैं वहाँ पर। आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है तो कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। अभी तक कोषाध्यक्ष जी नहीं आए। पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है। चारों तरफ से कोषाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले में ट्रेजरर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पहला एक्शन गोविंद देव गिरी पर नहीं होना चाहिए था? ये अभी तक आखिर अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है कि गोविंद देव गिरी को बचा कौन रहा है? मामले में वित्तीय पारदर्शिता के नियमों का पालन न करने को लेकर कोषाध्यक्ष भी संदेह के दायरे में हैं। इसीलिए बहुत संभव है कि जल्द ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से पूछताछ हो जाए। अभी तक इनसे ना तो एसआईटी ने और ना ही पुलिस ने पूछताछ की है।
इधर गोविंद देवगिरी कटघरे में खड़े हैं तो उधर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में ही आरोपी लवकुश मिश्रा के अयोध्या वाले घर पर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो गई है। रामद्रोहियों पर बुलडोजर एक्शन की डेट कंफर्म होने से आरोपी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो बुलडोजर ने अपना फ्यूल टैंक फुल कर लिया है, क्योंकि लवकुश का निर्माणाधीन घर 7 जुलाई को ढहा दिया जाएगा। ये लवकुश का वो निर्माणाधीन घर है जिसको लेकर एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। 72 घंटे बाद योगी लवकुश मिश्रा के इस घर को बुलडोज कर अपना पहला मैसेज हर रामद्रोही तक पहुंचा देंगे। बता देंगे कि सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर बुलडोजर का ऐसा रुद्रावतार दिखा जिसके आगे अवैध मजार ने दम तोड़ दिया। आज का शनिचर उधम सिंह नगर की अवैध मजार पर भारी रहा, क्योंकि इस मजार को सरकारी जमीन पर बनाया गया। पहले प्रशासन ने अवैध मजार की निशानदेही की, उसके बाद मजार पर नोटिस चस्पा कर 14 दिन की मोहलत, लेकिन तय समय सीमा में मजार से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो मजार की दरो दीवार तहस नहस कर दी गई। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है। किसी भी कीमत पर देवभूमि का जो स्वरूप है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। धामी के इसी प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात धुरंधर ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुआ अवैध मजार को ध्वस्त करने का अभियान, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। धामी के धुरंधर का नया ट्रेलर उधम सिंह नगर के अहमदनगर इलाके से सामने आया, जहां प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर से जमींदोज किया। मजार का एक एक हिस्सा पीले पंजे से कुरेद कर धराशायी किया गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि धामी के धुरंधर ने सबसे पहले अवैध मजार की छत पर प्रहार करते हुए उसे ढाया। इसके बाद मजार के खंभों पर वार करते हुए उन्हें धराशायी किया गया और आखिर में मजार के विशालकाय गुंबद को ध्वस्त किया। दरअसल देवभूमि में अवैध निर्माण को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन और राजस्व विभाग ने जसपुर तहसील के अहमदनगर इलाके में मौजूद इस अवैध मजार की निशानदेही की। प्रशासन का आरोप है कि 3 सप्ताह पहले अवैध मजार पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस में दस्तावेज दिखाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। नोटिस के बावजूद मजार से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए गए, लिहाजा प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया। बस फिर क्या था, अवैध मजार पर आज का शनिचर भारी निकला और प्रशासन की टीम पूरे जाब्ते के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ मजार को तहस नहस करने का काम। सालों पुरानी अवैध मजार को गिराने के लिए 2 बुलडोजर लगाए गए और इन दोनों बाहुबलियों ने चंद घंटों में ही मजार को जमींदोज कर दिया। और तस्वीरों में अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो था अवैध मजार का मलबा। जब ये इलीगल है तो उस पर कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई विधि सम्मत होती है। धामी सरकार ने बीते कुछ महीनों में सरकारी भूमि पर बनी करीब 600 से ज्यादा अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त किया है और इस सफाई अभियान के जरिए अब तक 13,000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। और ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। उधम सिंह नगर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के मदरसों का जहां एटीएस विदेशी कनेक्शन खंगाल रही है, तो मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में हिंदुओं का बीते कई सालों से धर्मांतरण कराए जाने का आरोप। आवाज ये कि ये मदरसा धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। जांच जारी है, लेकिन अगर यहां कुछ भी ऊंच नीच पाई गई तो मानकर चलिए कि इसने योगी प्रशासन के शक्तिमान को न्योता दे ही दिया। हाथों में कानूनी रजिस्टर है। खाकी वर्दी वालों की जांच पड़ताल जारी है। मौलाना मौलवियों से पूछताछ की जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है।
लेकिन क्यों और किस लिए, इन सवालों के जवाब निकालने के लिए ही योगी फोर्स मुजफ्फरनगर के इस मदरसे में पहुंची है। मदरसे का नाम है दारुल उलूम रहीमिया मदरसा। आरोप है कि यहाँ कई हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था और ये हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि आरोप है कि इस्लामिक तालीम देने के नाम पर सालों से यहाँ हिंदुओं को लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मुजफ्फरनगर के मदरसा संचालकों पर यह आरोप लगाए हैं स्वामी यशवीर महाराज ने। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़की लाई जाती है और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है। यशवीर महाराज का कहना है कि यह मदरसा नहीं धर्मांतरण का अड्डा है, यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश रची जाती है। उनका आरोप है कि इस मदरसे में अब तक कई हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में वो मदरसा संचालकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धर्मांतरण आदि कार्यवाही करके इन दोनों पिता पुत्रों को जेल में डाला जाए। मामले ने तूल पकड़ा तो योगी की पुलिस के जवान जांच पड़ताल के लिए मदरसे जा धमके और मदरसे का सच जानने की कोशिश की। एक टीम बना दी गई है एसपीआरए के नेतृत्व में। इसमें LIU है, IB है और जो भी हमारी इंटेलिजेंस की टीमें हैं और साथ ही साथ CO बुढ़ाना भी है इसमें शामिल। तो संयुक्त रूप से इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुजफ्फरनगर के दारुल उलूम रहीमिया मदरसे पर आरोपों की फहरिस्त यही नहीं थमती, ये बहुत लंबी है। पहला आरोप है हिंदुओं के धर्मांतरण का, तो दूसरा आरोप मदरसे के अवैध होने का भी लग रहा है। यशवीर महाराज आरोप लगा रहे हैं कि इस मदरसे को सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाया गया है। पहले मुसलमानों ने सरकार की जमीन को घेरा, वहाँ मौजूद कुएं को बंद कर दिया, वो कुआं जिस पर हिंदू महिलाएं पूजन के लिए जाती थीं, और वहाँ मदरसे को खड़ा कर दिया। इसलिए तो अब इस मदरसे से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की आवाज़ बुलंद हो गई है। इस मदरसे में कुछ जो भूमि इन्होंने घेरी है वो सरकारी भूमि घेर रखी है और वहीं पर एक कुआं भी है जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी। आज उनके यहाँ वो भी समस्या हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे ने जो भी जमीन सरकारी घेरी है वो सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए। यानी इस मदरसे में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह गड़बड़ झाला है, क्योंकि यह मदरसा धर्मांतरण का अड्डा भी है, अवैध कब्जा भी है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बुलडोजर भी आएगा ही। क्योंकि जहां अवैध होता है वहां योगी का बुलडोजर पहुंचने में देर नहीं लगाता। यशवीर महाराज संपत्ति की जांच की भी मांग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं इस मदरसे की फंडिंग दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से होती है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरनगर का दारुल उलूम रहीमिया मदरसा सील हो जाएगा? क्या धर्मांतरण का अड्डा बन चुके इस अवैध मदरसे को योगी का बुलडोजर जमींदोज कर देगा? मदरसे की संपत्ति की जांच पर योगी सरकार भी तुरंत एक्शन में आई और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए। तत्काल प्रभाव से हमने SSP को कहा है कि जांच कराएं। अगर इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। शुरुआती जांच में मदरसे में धर्मांतरण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन योगी फोर्स मदरसे के पुराने सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि मदरसे की फंडिंग कहां से होती है और इसके कागज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इसके वैध या अवैध होने की जानकारी जुटाई जा सके। अगर ये मदरसा अवैध निकला तो बुलडोजर यहाँ जल्द ही गरजता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगरा से जुमे की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाए। आगरा की रूबी मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक निकली। यहाँ पत्नी ने पति की हत्या कर लाश को बाथरूम में दफना दिया। इससे आगे कहानी और भी खौफनाक है। किसी ने काट कर ड्रम में भर दिया। किसी ने ऊंचाई से धक्का देकर भरोसे का कत्ल कर दिया। और अब तो मारकर जमीन में ही गाड़ दिया। अभी पुणे की सिया और इंदौर की सोनम का मामला सुर्खियों में ही था।
कि एक और पति की पत्नी ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या भी ऐसी कि फिल्मों की कहानी भी फेल हो जाए। कत्ल के बाद बचने के लिए बड़ी होशियारी दिखाई, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं पाई। ये सब किया आगरा की रूबी ने। अपने ही पति की हत्या कर घर के बाथरूम को ही उसकी कब्र बना दिया। मुंह छिपाए पुलिस वालों के बीच घिरी ये है रूबी, जिसने नीले ड्रम वाली मुस्कान जैसा कांड कर दिया। रूबी ने पहले पति की हत्या की, फिर बाथरूम में ही लाश दफना दी और ऊपर से प्लास्टर करवा दिया। अब वो 2 दिन यहाँ अकेली रही थी, 18 तारीख और 19 तारीख। उसी दौरान मार दिया? हाँ, 18 और 19 में ही ये हुआ है जो भी हुआ। जुर्म की ये खौफनाक वारदात आगरा के सिकंदरा के प्राक्षी टावर चौकी इलाके की है। हत्या सुरेंद्र शर्मा की हुई है, जो भरतपुर के रहने वाले थे और सिकंदरा की रेणुका धाम कॉलोनी में पत्नी रूबी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। रूबी इतनी शातिर थी कि हत्या के बाद 45 दिनों तक पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। पति के कहीं चले जाने की कहानी गढ़ी, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, यहाँ तक कि पुलिस के साथ पति की खोजबीन भी करने जाती थी और बीच बीच में रोने भी लगती थी। लेकिन उसके खेल का खुलासा तब हुआ जब उसके जेठ को उस पर शक हुआ। रूबी ने खुद अपने जेठ को मर्डर की बात बताई, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने रूबी की निशानदेही पर जब बाथरूम का फर्श तोड़वाया तो वो हैरान रह गई। जमीन के अंदर रूबी के पति का कंकाल मौजूद था। हम बताएं कि मैडम थी इनकी, उनके साथ में रहती थी, आपस में और दोनों में कलेशबाजी होती थी। बीच बचाव के लिए जाते थे तो ये साफ मना कर देते कि हमारे मियाँ बीवी का मामला है, हमारे बीच में आप ना बोलें, आप अपने अपने घर जाएं। तो इसलिए कॉलोनी वाला कोई भी बीच में जाता नहीं था। रोज कलेश आए दिन होता रहता था इनके यहाँ। रूबी के कबूलनामे के मुताबिक उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसी वजह से उसने खीर में 18 से ज़्यादा नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति को खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद लाश को उसने बाथरूम में ही दफना दिया। पुलिस ने जांच की तो आज ये ज्ञात हुआ कि उनकी सुरेंद्र शर्मा की वाइफ द्वारा ही उनकी हत्या करके अपने ही घर के बाथरूम में उनको गाड़ दिया गया है एवं फर्श पे प्लास्टर कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई और उसमें से शव बरामद हुआ है। शव का शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दी गई है। पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेज दिया है, साथ ही हत्या के कारणों की जांच कर रही है। पत्नी का आरोप है कि पति शराब पीता था, जिसके चलते आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या कर दी। बहरहाल वजह कुछ भी हो, रूबी ने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ लिया और जिंदगी भर के लिए काल कोठरी भी चुन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते 2 दिनों में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि मुंबई समेत कई शहरों में रफ्तार की स्पीड 0। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आलीशान घर मकान पानी में तैर रहे हैं और अभी आसमानी आफत रुकने नहीं वाली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसके बाद सवाल ये कि 21 सालों के बाद मुंबई में जुलाई 2005 वाला मंजर क्या दोहराया जाने वाला है। सड़कें दरिया बन गई, झमाझम बारिश मुसीबत बन रही है। मानसून की दस्तक भर से ही देश की आर्थिक राजधानी डूबती दिख रही है। आसमान से पानी है कि बरसता ही जा रहा है और अगले 24 घंटे तो मुंबईकरों के लिए और भी मुसीबत से भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 जुलाई को मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक और पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं नांदेड़ के लिए येलो अलर्ट, जबकि नवी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी ही ये हालात हैं कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट जैसे पॉश इलाके में बोट के सहारे लोग सड़क पार कर रहे हैं। कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये अभी करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत इथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो गया, इलेक्ट्रिक कार लेके नहीं चल सकते, तो अभी यही हमारे पास साधन बचा है। जिस इलाके में लोग करोड़ों के मकानों में रहते हैं, वहाँ के हालात देखिए, बारिश में कैसे हो जाते हैं। रोड पर पूरी तरह से ये जो हिस्सा है वो जलमग्न हो चुका है। यहाँ से लेकर जो आगे जाने वाला आगे का हिस्सा है, वहाँ अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप चलकर ही जा सकते हैं। घुटने से ज़्यादा
ऊपर तक पानी है, गाड़ी यहाँ से ले जाना बेहद मुश्किल है। और आप ऐसे ही आ रहा हूँ, गाड़ी बंद पड़ गई है? हाँ, गाड़ी बंद पड़ गई। तो आपने पहले ही पता होगा, तो आपको दूसरे रास्ते से आना चाहिए था। नीचे रास्ता नहीं समझ में आया ना उधर। अच्छा, हाँ, आसपास में रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं अंधेरी रहता, बॉन्स कॉलेज। हर बारिश में यहाँ से आना जाना होता हो? हाँ, डेली है, हमेशा का यही है। कितने साल से इस तरह की स्थिति है? तो 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। 15 साल से ऐसे ही रहता। पानी से बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का देकर निकालना पड़ रहा है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन जो हालात बीते 2 दिनों से मुंबई के हैं, उन्हें देखकर 21 साल पहले जुलाई महीने का वो मंजर याद आता है, जब 3 दिनों तक लगातार जारी बारिश ने मुंबई वासियों को मुसीबत में डाल दिया था। अब मौसम विभाग का रेड अलर्ट फिर उसी खतरे का अलार्म बजा रहा है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि 21 साल बाद मुंबई में जुलाई रिटर्न तो नहीं हो जाएगा। – 2005 में उस बरसात में लगभग आधी मुंबई पानी में तैर रही थी। 26 जुलाई 2005 को दोपहर 2 बजे शुरू हुई बरसात अगले दिन 27 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक जारी थी। इस दौरान मुंबई में 944 मिलीमीटर पानी बरसा था। 3 दिनों तक पानी में डूबी आधी मुंबई देश से कटी रही थी। हजारों घरों में पानी पहली मंजिल तक घुसाया था। अब वो मंजर फिर से न पैदा हो, इसलिए पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड में है। धुले से एसडीआरएफ की 36 सदस्यों वाली एक जांबाज टीम को नांदेड़ जिले में अगले 3 महीनों के लिए तैनात कर दिया गया है। हालांकि जो तस्वीरें बीते 2 दिनों से मुंबई से सामने आ रही हैं वो डरावनी हैं। वसई में गाड़ियां सड़क पर नहीं, नदी नहर के बीचों बीच खड़ी नजर आ रही है। घुटनों तक भरे पानी को चीरते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दे रहे हैं। सब गाड़ियाँ पानी में बहुत तकलीफ बहुत है, क्या कर सकते हैं? देखिए, लगातार आसमान से बरसते पानी से मुंबई के एक इलाके में कैसे सड़क दरक गई और सड़क किनारे खड़ा ट्रक खिलौने की तरह नाले में समा गया। साफ है, अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। खौफनाक हवाएं, आसमानी बिजली और आंधी तूफान का अलर्ट है, जिससे निपटने के प्रशासन इंतजाम तो कर रहा है, लेकिन ये भी क्लियर है कि अगले कुछ घंटे मुसीबत से भरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।